नमस्कार, मैं रविश कुमार। पता था कि लोगों की नजर उन बैंकों के बही खाते पर है जिनके यहां एनपीए लाखों करोड़ रुपए का हो चुका है। इस कारण बैंकों को बुरी नजर से देखा जाने लगा था। कब डूबेंगे, कब क्या होगा, इसका समाधान निकाल लिया गया है। बैंकों के सारे बुरे लोन को निकालकर एक दूसरे बैंक में जमा कर दिया जाएगा और उसका नाम बैड बैंक होगा। इससे होगा यह कि बाकी सारे बैंक गुड हो जाएंगे। बैड बैंक के लिए किस तरह की दलीलें तैयार की जाती हैं, आप 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ सकते हैं। 5वीं सदी के किसी महापुरुष का कथन निकाल लाया जाता है और बैड बैंक को गुड बैंक बताने का प्रयास किया जाता है। किसान भी कर्ज में डूबकर आत्महत्या करता है, बर्बाद हो जाता है। उसे कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कोई बैड बैंक नहीं है, कॉरपोरेट के लिए बैड बैंक है। उसी तरह सब्सिडी केवल किसानों को नहीं मिलती है, बल्कि ऑटो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी मिल रही है ताकि वे तकनीक सुधारें और अपना बिजनेस करें, मुनाफा कमाएं। प्राइवेट सेक्टर तकनीक में सुधार करे, इसके लिए सरकार पैसे दे रही है। सरकार से अगर आपको तरह तरह से पैसे चाहिए तो कॉरपोरेट हो जाइए। कॉरपोरेट पर लाखों करोड़ रुपए की मेहरबानी बरसाकर बाकी 80 करोड़ के लिए झोला सहित मुफ्त राशन तो मिल ही रहा है। इस तरह बैड बैंक वो बुरा बच्चा है जिसकी परवरिश अच्छी सरकार करेगी। भारत के किसानों की आमदनी दोगुनी होने का साल 2022 है। जुलाई 2018 से जुलाई 2019 के बीच भारत के सांख्यिकी मंत्रालय ने एक सर्वे किया। कृषि परिवारों की कमाई और खर्चे का पता लगाने का प्रयास किया गया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के इन आंकड़ों को लेकर सरकार ही बात नहीं कर रही है कि भारत का किसान केवल खेती से दिन का 27 रुपए कमाता है, आधा डॉलर से भी कम। यूरोप में गाय को $2 की सब्सिडी मिलती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ स्टिग्लिट्स ने कहा है कि विकासशील देशों में गरीब होने से अच्छा है यूरोप में गाय होना, जिसे रोज की तकरीबन $2 की सब्सिडी मिलती है। 2018-19 में भारत का एक कृषक परिवार खेती और अन्य कार्यों से महीने का 10,218 रुपए कमा रहा था। 2012-13 में यह 6,426 रुपए प्रति माह था। 6 साल में 6,000 से रेंग कर 10,000 पर किसान पहुंचे हैं। तो उनकी कमाई कैसे बढ़ रही है आप समझ सकते हैं। महामारी के 2 साल 2020-2021 में क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अभिषेक वाघमरे ने नेशनल सैंपल सर्वे का विश्लेषण करते हुए बताया है कि 6 साल में मुद्रास्फीति का भाव निकाल देने पर केवल खेती से होने वाली आय 21% ही बढ़ी है। देवेंद्र शर्मा 16% मानते हैं। इस हिसाब से 2018-19 में भारत का किसान खेती से केवल 3,798 रुपए कमा रहा था महीने का। 2012-13 में उस पर 47,000 का कर्ज था, जो 2018-19 में 74,121 रुपए का कर्ज हो गया है। यही नहीं, सैंपल सर्वे से पता चलता है कि किसानों की जमीन का आकार पहले से भी छोटा हुआ है। इस सर्वे में दिख रहा है कि किसान की खेती से कमाई नहीं हो रही है, वो पेट पालने के लिए मजदूर बन रहा है। क्या इससे सरकार चिंतित होगी या सरकार खुश होगी? सरकार खुश हो रही होगी कि लोग खेती छोड़ रहे हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सुझाव देने के लिए अशोक दलवाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, मोदी सरकार ने बनाई थी, जिसने 14 खंडों की रिपोर्ट दी है। अशोक दलवाई की रिपोर्ट के खंड 2 के पेज 144 पर लिखा है जेब बात, किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए खेती से लोगों को निकालकर गैर खेती के सेक्टर में भेजना होगा, जिसकी उत्पादकता ज्यादा है। बल्कि कुछ किसान खेती छोड़ने भी लगे हैं। 2001-2011 की जनगणना के आंकड़ों से इस परिपाटी को समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस बार ही लोग खेती छोड़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हर दिन 2000 किसान खेती छोड़ रहे थे। इसका मतलब साफ है कि खेती छोड़ने से भी खेती से कमाई नहीं बढ़ रही है। आज पहले से कम लोग खेती करते हैं, लेकिन वो चंद लोग भी पहले से कम कमा रहे हैं। किसान मजबूर किया जा रहा है कि वो खेती छोड़ दे। 2002-2005 से 2011-12 के बीच करीब 3.5 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ दी। क्या आमदनी दोगुनी हो गई?
धूप में शहरों से गांव भागते ये लोग शहरों में कितनी कमाई कर रहे थे, इनकी हालत बयां कर रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार तो गांव बचा था तो लौट गए, जब गांव ही खत्म हो जाएंगे तो फिर ये लोग अगली बार कहां लौट कर जाएंगे। जिन शहरों को मजदूरों ने अपने सस्ते श्रम से बनाया, उन्हीं शहरों ने मजदूरों का साथ नहीं दिया। अभी तो हम किसानों की आमदनी दोगुनी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब शहरों में काम कर रहे इन मजदूरों की कमाई में पिछले 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, इसकी बात करेंगे तो गुब्बारा फट जाएगा। वही मोहल्ले की सड़क टूटी है, लेकिन नेताजी 50 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर बनाने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत का भी अध्ययन करना चाहिए। खेती से निकलकर शहरों की तरफ गए ये लोग वापस खेती की ही तरफ आए। कोविड के दौरान किसानों को खेती से निकालकर आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। 20 साल बाद पता चलेगा कि इसके नाम पर कुछ कॉरपोरेट खेती के मामले में आत्मनिर्भर हो गए और मनमानी करने लगे हैं, जैसा कि अमेरिका में हो रहा है। कई गरीब देश इन्हीं नीतियों के कारण बर्बाद कर दिए गए। नीति आयोग के मौजूदा सदस्य रमेश चंद ने 2017 में एक रिपोर्ट लिखी थी कि 2022 तक भारत की काम करने वाली कुल आबादी में खेती का हिस्सा घटकर 55% पर आ जाएगा, तब आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो लोगों को घर से निकालकर घर की आमदनी दोगुनी की जा रही है। डाउन टू अर्थ में रिचर्ड महापात्रा ने लिखा है कि रमेश चंद का मानना है कि अगर खेती छोड़ने वाले किसानों की अभी की रफ्तार 1.81% से बढ़ाकर 2.4% कर दी जाए तो 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। ये कमाल का अर्थशास्त्र है। ऐसे किसी भी कंपनी में आधे से अधिक लोग निकाल दिए जाएं तो उसकी कमाई डबल हो जाएगी। इस आइडिया को नोबेल मिलना बाकी है। गांवों से किसानों को निकालकर उनकी सस्ती जमीनों पर कंपनियां राज करेंगी। वही कंपनियां जो शहरों में टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल कंपनियां चलाने के लिए सरकार से ही हजारों करोड़ के पैकेज ले रही हैं। 2016 में ऐलान हुआ कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि इन 5 वर्षों में कितने किसान खेती से बाहर कर दिए गए। तब भी क्या हम किसानों की आमदनी दोगुनी होते देख सकेंगे? हमारे सहयोगी रविश रंजन ने एक किसान से बात की है मेहनत और कमाई के बारे में। माँ है, हम 3 भाई हैं, 3 भाइयों की पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं। तो 30 बीघा खेती है। 2 दर्जन हम परिवार के सदस्य, 30 बीघा जमीन है, गन्ने की खेती होती है। सारा परिवार उसमें लगता है। साल भर में आमदनी लगभग 1 लाख रुपए की, खर्चा 5 लाख रुपए का। ये उसकी आमदनी है और ये खर्चा है। तो कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा? उधर का उसमें लगाया और उधर का उसमें लगाया, उस फसल का उसमें लगाया, उस फसल का उसमें लगाया। थोड़ा बहुत बचा, लोन निकाला, कर्ज दिया, वो कर्ज पटता नहीं। उसमें से थोड़ा बहुत बेचा, उधर जमा किया, उधर से फिर ले लिया, उधर से वहाँ फिर लगा दिया। मतलब कर्जा उतरता नहीं। 5-4 लाख रुपए कर्जा हर साल का रहता है। परिवार इस तरह से चल रहा है। एक टाइम भूख के भी सोना पड़ता है। शाम तक, सुबह से शाम तक खेत में काम करता है सारा परिवार। शाम को आ गए, एक टाइम भूख का भी लौटना पड़ता है, पैसा कोई मिलता नहीं। एक मजदूर मजदूरी करने के लिए निकलता है सुबह को, शाम को 500 रुपये लेकर वो अपने घर में बढ़ता है। आज मजदूर हमारे से खुशहाल है, लेकिन किसान, जिस किसान के पास कोई दूसरा स्रोत नहीं है, वो आज बर्बादी के कगार पे इस शासन में। मेरा नाम राज सिंह है, चौधरी राज सिंह। गांव जलालाबाद है, जिला गाजियाबाद है। और हम खेती करते हैं, किसान हैं। उम्र है 99 साल की। और अब भी हिला कर रहे हैं, करना पड़ा है, मजबूरी है, क्या करें। 5 लड़की हैं और 3 लड़के हैं। 2 की शादी होगी, एक पहले गुजर गया। उनके बच्चे हैं,
परिवार है लंबा, बड़ा परिवार है, गुजारा मुश्किल से हो रहा है इस खेती में। मजदूरी भी नहीं मिल रही हमें, अपनी जो हम मजदूर काम कर रहे हैं घर के, उनकी मजदूरी नहीं मिल रही। और मजदूरी आवे 500 रुपये का एक मजदूर आवे, वे भी लगाने पड़े हैं हमें। अपने हाथ से भी कर रहे हैं और मजदूर से भी करवा रहे हैं। हमें खेती में कोई चीज़ नहीं बच रही। 40 बीघे खेती है, ईख बोते हैं, गेहूँ बोते हैं और कोई सी चीज़ नहीं बोते। और उसमें बचत कुछ है नहीं, लग रहे हैं इसमें रात दिन लगे रहे, बचत कुछ नहीं। बिजली का बिल वो बढ़ा दिया, बिजली से पानी देना पड़े, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, कई साल का बिल रुका हुआ। कर्जा ले रखा, कर्जा नहीं दिया जा रहा, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा। हमारा कर्जा बूझोगे तो कर्जे की तो हम पे 20 लाख कर्जा है बैंक का। ईख बोते हैं, 30 बीघे ईख बोई है, 10 बीघे गेहूँ बोए हैं, गुजारा नहीं हो रहा। 200 रुपये क्विंटल कलेश रुपये गांडा गिर रहे, हमें बच क्या रहा, कुछ भी नहीं बच रहा। मील पे क्यों नहीं डालते? मील पे यूं नहीं डालते कि पिछले साल का भी पैसा नहीं मिला, आपका तो मिला ही ना, पिछले साल का भी रुक रहा, तो मील पे गिर के करें क्या? ओने पोने हम तो कलेश रुपये गिर का गुजारा कर रहे हैं। हमें यह बार बार याद रखने की जरूरत है कि हम जुलाई 2018 से जुलाई 2019 के बीच के डेटा पर चर्चा कर रहे हैं। 2014 के बाद यह सर्वे नहीं हुआ था, 4 साल बाद हुआ है। हमें नहीं पता कि नोटबंदी के समय किसानों की आमदनी पर क्या असर पड़ा। अभी भी जुलाई 2019 से जुलाई 2020, जुलाई 2020 से जुलाई 2021 का सर्वे कब होगा पता नहीं। चुनाव के बड़े बड़े सर्वे हफ्तों में हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जरूरी सर्वे अपनी मर्जी से आते जाते रहते हैं। जाहिर है कोविड के बाद किसानों की हालत और बुरी हो गई होगी। किसान आंदोलन में शामिल किसान किसी अहम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वे दशकों से खेती को लेकर सरकारों के वादों का हश्र देख चुके हैं, अपने आसपास के लोगों को खेती से अलग होते देख रहे हैं। इन्हें पता चल गया है कि शहरों में जाकर कमाई बहुत कम है, किसी तरह जीने लायक है। उसी का नतीजा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। यह इसलिए है कि उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है। कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़ता जा रहा है, आदमी की मजदूरी घटती जा रही है। ऊपर से मजदूर को मजदूरी के लिए जिंदा भी रखना जरूरी है, इसलिए सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर मुफ्त का अनाज दे रही है। कॉरपोरेट को सस्ता मजदूर मिले, इसके लिए सब्सिडी सरकार दे रही है। कायदे से कंपनी को अपने कर्मचारियों का ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड जमा करना चाहिए, लेकिन सरकार योजना लेकर आई है कि कंपनी का हिस्सा जनता के पैसे से सरकार जमा करेगी और मुनाफा पूरी कंपनी का होगा। क्या आप इस खेल को समझ पाए? कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का एक हिस्सा सरकार देगी, मुनाफा पूरा कंपनी। सरकार की सब्सिडी पर कॉरपोरेट पलेगा और किसानों को मिलेगा तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने अपने एक सर्वे में भी बताया है कि 1991 के बाद से रोजगार के सृजन में कमी आती गई है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि खेती से निकालकर किसानों को एक नई जगह की गरीबी में धकेला जा रहा है, ना कि गरीबी से निकाला जा रहा है। शहरी गरीबी भयानक स्तर पर है, तभी अर्थशास्त्री जोंद्रेज ने शहरों में मनरेगा शुरू करने की बात कही है। मनरेगा ना हो तो गरीबों का क्या होगा? हम कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा से बात करेंगे। देवेंद्र जी, पहले भी 2011 की जनगणना के हिसाब से कोई 3.5 करोड़ किसान खेती छोड़ चुके थे, और अभी जो सर्वे आया है, खेती की जो जमीनें हैं उनका आकार कम छोटा होता चला गया है, और फिर जो खेती की आय है वो कम होती गई है, मजदूरी की आय ज्यादा होती गई है। तो ये जो पूरी थ्योरी दी गई 14 वॉल्यूम की रिपोर्ट लिखकर कि अगर खेती से ज्यादा लोग निकाल दिए जाएंगे तो बाकी बचे लोगों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। अभी तक जितने लोग करोड़ों किसान निकले हैं खेती छोड़ के, ऐसा कोई संकेत दिखा आपको? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है रवीश जी, क्योंकि ये सारी जो इकोनॉमिक सोच है या जो इकोनॉमिक डिजाइन हम फॉलो करते हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो आपने बात कही है, ये बहुत सालों से हमारे देश के इकोनॉमिस्ट, मेनलाइन इकोनॉमिस्ट ये कहते आए हैं कि जब तक हम लोगों को खेती से निकालकर शहर में नहीं लेकर आएंगे,
तब तक जो है एक तो खेती की आय नहीं बढ़ेगी, और दूसरा है कि भाई शहरों को जो एक एम्प्लॉयमेंट या शहरों को जो चीप लेबर चाहिए वो नहीं मिलेगी। ये धारणा हमारे यहाँ पर मुख्य धारा में रही है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात जो हमें समझनी है वो ये है कि खेती से लोगों को निकाल कर अगर हम शहर में लेके आते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो गांव में जो लोग रह गए उनकी इनकम डबल हो जाएगी या इनकम बढ़ जाएगी, जैसा कि एक नीति आयोग का अभी एक मैं कहीं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि अभी जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो 1.8% है, जब वो 2.4% हो जाएगा तो इनकम जो है वो डबल हो जाएगी। अगर ये सच होता तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका में पिछले कई दशकों से जो लोगों ने प्लान किया है गांव से निकलकर शहर में आए हैं, तो वहां तो मात्र 1.5% जो उनकी जनसंख्या है उसका जो 1.5% है वो खेती में रह गया है। लेकिन वहां भी खेती में इतना गंभीर संकट है कि 2020 में किसानों के सिर पर $425 बिलियन का कर्जा खड़ा था। जो वहां पर सुसाइड हो रही हैं वो ग्रामीण इलाकों में वो 45% अधिक सुसाइड हो रही हैं कंपेयर टू दी अर्बन एरियाज। और पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जो एवरेज जो किसानों की जो इनकम है वो नेगेटिव में जा रही है, जो मीडियन इनकम है वो नेगेटिव में जा रही है। बात सिर्फ ये है समझने की, अगर ये वाकई ही ये इकोनॉमिक सोच है कि खेती से निकालकर लोगों को बाहर हम जब ले आते हैं शहरों में तो जो बचे रह जाते हैं किसान उनकी इनकम बढ़ती है, तो अमेरिका में क्यों नहीं बढ़ी? ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही ये ठीक नहीं है। अगर हम देखें कनाडा भी, यूरोपियन यूनियन भी या बाकी और जितने भी अमीर देश हैं, सब में ऐसा हुआ है कि पॉपुलेशन जो रह गई है खेती में वो 1%, 2%, 3% है, लेकिन जो उनकी इनकम है वो इतनी कम हो गई है इतने दशकों से कि सरकार को सब्सिडीज में उसको देकर उसको भरपाई करनी पड़ रही है। यह माना जाता है कि अमेरिकन किसान की जो एवरेज इनकम है वो 40% जो है वो सब्सिडी या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के माध्यम से आ रही है। यूरोपियन यूनियन में जो इनकम है किसानों की वो 50% से अधिक जो है वो सब्सिडी से आ रही है। और दुनिया में हम देखते हैं जो अमीर देश हैं वो तकरीबन $246 बिलियन की सब्सिडी देते हैं एग्रीकल्चर में। क्यों? इसलिए क्योंकि इनकम जो किसानों की है खेती से वो बहुत कम है, और इतनी है कि अगर सरकार ना मदद करे तो जो बचे कुचे किसान है वो भी खेती छोड़ देंगे। तो ये सोच के चलना कि हम लोगों को खेती से निकालेंगे और शहर में लेकर आएंगे, उसमें जो गांव का विकास भी होगा और हम ये मानते हैं कि उसमें इनकम बढ़ेगी, तो ये तो कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। जी देवेंद्र जी, ये जो सर्वे आया है तो हो सकता है इसके बाद लोग कहें कि किसानों की आमदनी इतनी कम है, इसी को बढ़ाने के लिए ये कृषि कानून लाए गए हैं। अमेरिका का आपने उदाहरण दिया, ये तो बताया आपने कि वहां किसानों की संख्या कम हो गई और उनकी आमदनी भी नेगेटिव चली गई। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि खेती से आमदनी ही घट गई, क्योंकि जिनकी आमदनी बढ़ी खेती से वो कौन लोग हैं और भारत में किन लोगों के लिए जगह या रास्ता साफ किया जा रहा है? ये जो 3 कानून लाए जा रहे हैं उसमें भी जो हमें बताया जा रहा है जो उसके पीछे सोच है वो सोच वही है कि जब तक मार्केट्स नहीं आएंगे, जब तक सप्लाई डिमांड ये डिटरमिन नहीं करेगी कि क्या प्राइस मिलना चाहिए किसानों को, यानी जो मार्केट है वो प्राइस डिस्कवरी करेगी, यानी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगी या जो उसके बाद जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएंगी उसके बाद प्राइवेट मंडियां बनेंगी, उसके बाद जो है मानते हैं कि प्राइस डिस्कवरी होगी। ये एक तरह का इकोनॉमिक हमारे सामने ढांचा पेश किया जाता है। पर सच्चाई यह है कि जब दुनिया में हम देख रहे हैं कि अमीर देशों में ही इनकम नहीं बढ़ी है और जिनकी इनकम बढ़ी है वो बेसिकली वो कंपनियां हैं या कॉर्पोरेट्स हैं जो कि पावर कंसंट्रेशन की सारी ये खेल है, तो वो जो कंसंट्रेशन हम देखते हैं वो 3, 4, 5 कंपनियों के हाथ में चली गई है। दे डिटरमिन द प्राइस, वो तय करते हैं कि क्या कीमत होनी चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, या ये सब जो बातें हैं वो उस कंट्रोल में आ गई हैं। अमेरिका में भी बहुत प्रयत्न हो रहा है किसानों द्वारा कि इस कंसंट्रेशन को तोड़ा जाए। ये जो एक्विजिशंस वगैरह या मर्जर जो हो रहे हैं जिसके करके हम देखते हैं कंट्रोल जो है वो सीधा सीधा कंपनियों के हाथ में चला गया है, उसके खिलाफ वहां भी आवाज उठ रही है। तो वो जो मॉडल है जो अमीर देशों का, वो ही हमारे देश में अगर हम सोचें कि क्योंकि हमारे यहाँ छोटी लैंड होल्डिंग साइज है, ये हम मान के चलते हैं कि इन लैंड होल्डिंग साइज की वायबिलिटी बहुत कम होगी। अगर ये सच है रवीश जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो
जहां पर बड़ी लैंड होल्डिंग है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की जो एवरेज किसान की जो लैंड होल्डिंग है वो 14,000 एकड़ के आसपास है। 14,000 एकड़ मतलब है कि वो तो किसान जो है वो मार्केट को डिक्टेट करना चाहिए प्रैक्टिकली, अगर उस बात को हम या उस आर्ग्यूमेंट को हम मानते हैं। लेकिन क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 30 सालों में 25% जो फार्म है वो बंद हो गए हैं, और वहां पर भी जो सुसाइड का रेट है किसानों का, वो जो बाकी सोसाइटी का रेट है उससे अधिक है। यानी कहने का मतलब है वो भी जो थ्योरी की भाई छोटी लैंड होल्डिंग इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बड़ी जब तक नहीं होंगी तब तक हम बार्गेनिंग पावर नहीं ला सकते, जब तक हम एग्रीगेट नहीं करते, इनको पूल नहीं करते, तब तक हम ये रास्ता नहीं दिखा सकते, या इनकम नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बार्गेनिंग पावर नहीं है। ये तो अमेरिका में, कनाडा में और यूरोपियन यूनियन में और ऑस्ट्रेलिया, जिनके मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, वहां पर तो ऐसा नहीं हो पाया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो जो सोच है या जो नीति है, जो ये इकोनॉमिक डिजाइन है, वो काम नहीं कर रहा है। ये मैं हर जगह बोलता हूं। और इसका जो आपने गांव की जो जमीनें हैं उन पर कॉरपोरेट की नजर पड़ी हुई है कि किसी तरह से वो बड़ी बड़ी जमीनें उनके पास आ जाएं। पर मैं एक सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं आपसे कि 2020 का डेटा नहीं है, ये 2019 के आधे का भी डेटा नहीं है अभी हमारे पास, और 2021 का नहीं है। तो हम काफी 2018 जुलाई 2019 के बीच के आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। 2022 में किसानों की आमदनी 2 गुनी होनी थी। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो भी अपनी तरफ से किया है वो उस दिशा में ले जा रहा है जहां किसान सक्षम हो, या फिर विज्ञापन ही छपता रहे और किसान वहां से विस्थापित? देखिए, 2018-19 का जो आपने जो सर्वे की बात की है, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे जो आया है एनएसओ का, वो हमें बताता है कि किसान जो एग्रीकल्चर का हाउस होल्ड है, किसान की जो एवरेज इनकम है देश में, वो 27 रुपए प्रतिदिन है। ये भी बताता है कि वो जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उससे भी कम है। मेरा मानना है कि जो हम गाय का जो पालन करते हैं उसमें देखेंगे कि वहां गाय के दूध के जो इनकम होती है वो ज्यादा है, जो अगर हम इसी डाटा को एनालाइज करें बनिस्पत की जो किसान अर्न कर पाता है रोजाना 27 रुपए जो उसको मिलते हैं। ये जो हो रहा है ये सारा, ये उसी जो डिजाइन को समझने की हमें यहाँ पर बहुत जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि सरकार जो बता रही है या जो हमारे मेन लाइन इकोनॉमिस्ट जो बता रहे हैं कि यही एक रास्ता है जिससे इनकम बढ़ेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2018-19 का आंकड़ा है, 21 का आंकड़ा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो दुनिया का एक्सपीरियंस है और जो हमारे यहाँ भी, जब से हमने बिहार में 2006 में हम मार्केट रिफॉर्म्स लेके आए से तब का 15 साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने, वो ये दर्शाता है कि आज अगर किसानों को जरूरत है तो एक गारंटेड इनकम की है। और ये सिर्फ हमारे ही किसान डिमांड नहीं कर रहे हैं, अमेरिका में भी ये डिमांड हुई है, और वहां पर भी बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो हैं वो वॉशिंगटन में आए थे। और दुनिया में देख रहे हैं हम कि यूरोप में भी हर 2 हफ्ते बाद या हर महीने आप देखते हैं कि प्रोटेस्ट होते हैं, ट्रैक्टर प्रोटेस्ट होते हैं। वहां पर भी डिमांड यही है कि उनको गारंटेड इनकम दी जाए। तो जब तक हम गारंटेड इनकम खेती में किसानों को नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है कि हम किसान की इनकम को बढ़ा पाएंगे। तो एक सवाल मैं एमएसपी पे पूछना चाहूंगा, इसमें भी ये बात निकल कर आती है जो आप कह रहे हैं कि बहुत कम प्रतिशत हैं किसानों में जो एमएसपी पर अपना अनाज बेच पाते हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि एमएसपी तय करते समय मुद्रास्फीति, महंगाई, लागत, इन सब का क्या उस तरह से हिसाब किया जाता है जो किसान को कम से कम उसकी लागत तक वो निकाल कर दे दे और थोड़ा उसे संपन्न बना सके? देखिए, जहां तक कि एमएसपी किस फॉर्मूले से बनती है या किस तरीके से वर्कआउट की जाती है वो एक अलग विषय है, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। पर पहले उससे हम कम से कम ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि एमएसपी की जरूरत क्यों है। अब जैसे आपने कहा कि जो हमारे यहाँ पर बहुत कम लोगों को एमएसपी जो है उसका बेनिफिट मिलता है। शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि 6% किसान जो है देश के वो एमएसपी पर या बेचते हैं या उनको एमएसपी का फायदा मिलता है। उसके बाद अभी पार्लियामेंट में बताया गया था कि 14% किसान हो गए हैं जिनको एमएसपी से फायदा होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 100% किसानों की। आफ्टर ऑल कब हम एक गारंटेड प्राइस जो है वो अपने 100% किसानों को दे पाएंगे? या हम ये मान के चलते हैं कि 27 रुपए अगर
उनकी दिन की इनकम है, जैसा कि 2018-19 के सर्वे में पता चलता है, तो इससे तो बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि लोग खेती छोड़कर शहरों की तरफ जल्दी प्लान करेंगे, जो कि हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF ये बहुत सालों से हमें निर्देश दे रहा था कि आपको लोगों को खेती से निकालकर शहर में लेके आना है। पर मुझे लगता है कि जैसा आपने सवाल जो शुरुआत में भी ये पूछा था हमसे कि भाई सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि हमें ये 50% पॉपुलेशन जो खेती में जुड़ी है उसको एक गारंटीड प्राइस देना है, गारंटीड इनकम उनको देनी है। और आप देखेंगे कि ये जो प्रेशर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो देश के ऊपर जो आज खड़ा है या बढ़ रहा है, वो उसका जवाब जो है वो खेती को इकोनॉमिकली वायबल करने में है। और वो इकोनॉमिकली वायबल तभी हो पाएगा जब हम उनके हाथ में अधिक पैसा देंगे। और ये भी समझना है कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा आएगा किसानों के हाथ में, तो आप देखिए कितनी डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पैसा कहां खर्चेंगे, वो मार्केट में ही आएगा। और इतनी डिमांड क्रिएट होगी कि आप देखेंगे कि हमारे जो व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट है वो किस तरीके से दौड़ेंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें एक बूस्टर डोज चाहिए डिमांड बढ़ाने की, मेरा मानना है कि सबसे अच्छी तो हमारे पास एक रॉकेट डोज हो सकती है अगर हम किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा दें या उनको गारंटेड इनकम का अश्योर कर दें। तो ये एक लगता है कि खेती अगर संपन्न होगी तो आप देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है, लार्जेस्ट जो हमारा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, जब वो संपन्न होगा तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस हमारे सामने जो स्टेयर कर रहा है उसको अपने आप एब्जॉर्ब कर देगा। मुझे लगता है कि ये एक सोच हमारे देश में आनी बहुत जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और फिर हिंदुस्तान के किसानों की हालत आपने बताई। अब हम ब्रेक लेंगे, लेकिन एक सूचना है कि राजस्थान के पत्रकार ईश मधु तलवार हमारे बीच नहीं रहे। राजस्थान में जो उनको जानते हैं और जो बाहर के पत्रकार उन्हें जानते हैं, इस वक्त काफ़ी गम में हैं। ब्रेक ले लेते हैं। प्रधानमंत्री के विशेष रोजगार पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए ही है। कश्मीर में रहने वाले हिंदू इस पैकेज में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन वे कानूनी लड़ाई हार गए। कोर्ट ने कह दिया है कि घाटी में रहने वाला हर हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं है। नजीर की ये रिपोर्ट। नवजोत कुमार का प्रधानमंत्री स्पेशल रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने का सपना बिखर गया है। वो कश्मीरी हिंदू हैं और LOC के पास रहते हैं। नवजोत कानूनी लड़ाई हार गए हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि घाटी में रहने वाले सभी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं हैं और इसी वजह से जो स्पेशल रोजगार पैकेज है उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। दरअसल ये पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए है। उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि उन्होंने ये बोला कि कश्मीरी हिंदूस, राजपूत, क्षेत्रीय वो कश्मीरी पंडित में नहीं आते। हमारे पास ओनली होप था कि कोर्ट हमारे फेवर में होगी। यस्टरडे वो भी हमारे फेवर में नहीं रहा। वहाँ पर भी कोर्ट का भी यही डिसीजन है कि कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी हिंदूस, राजपूत बिल्कुल अलग है। उन्होंने हमारी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। हम जस्टिस चाहते हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अपील की गई थी कि केंद्र की तरफ से जो जॉब पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए है उसमें बाकी हिंदू और सिखों को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि घाटी में रहने वाले दूसरे हिंदुओं जैसे राजपूत, ब्राह्मण जो कश्मीरी पंडित नहीं हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे लोगों से कश्मीरी पंडित समुदाय की एक अलग पहचान है। याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील को मानना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता जो अधिकतर क्षत्रिय, राजपूत, अनुसूचित जाति और गैर कश्मीरी ब्राह्मण हैं, उनके साथ कश्मीरी पंडितों जैसा बर्ताव हो और प्रधानमंत्री पैकेज का उन्हें लाभ मिले। प्रधानमंत्री स्कीम के तहत विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2009 में 6000 नौकरियों की घोषणा की गई थी। इसमें से 4000 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। वहीं 2000 पदों पर नौकरी के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने विज्ञापन निकाला है। इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने पिछले साल इसमें जो विस्थापित नहीं हैं उन्हें भी जोड़ दिया।
कश्मीरी सिखों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि किसी एक समुदाय के लिए नौकरियों को रिजर्व करना पूरी तरह गलत है। यहाँ सफर कोई चुन चुन के किसी एक ने नहीं किया, यहाँ सफरिंग सबकी है। यहाँ मेजॉरिटी की सफरिंग है, यहाँ माइनॉरिटीज की सफरिंग है, और माइनॉरिटीज इंक्लूड करती है हिंदू को, कश्मीरी पंडित को और सिख को। तो अगर आप खाली इसमें से सिंगल आउट करें कि नहीं साहब कश्मीरी पंडित ने ही ज्यादा सफर किया, ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है। बट मैं इस चीज को अभी टेकअप कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। वहीं कश्मीरी पंडितों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हमारी एक अलग पहचान है, हमारा एक अलग कल्चर है, हमारा एक अपने जो रिचुअल्स हैं दैट आर डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द पीपल। अगर आप इसमें आगे देखेंगे, जो हिंदूज हैं चाहे वो इवन कश्मीर में भी है, दे डोंट फॉलो नीलमत पुराण कश्मीरी पंडित रिचुअल्स which are altogether different than rest of the people which are following the larger Hinduism. हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू और कश्मीरी पंडितों की अलग अलग पहचान पर बहस छिड़ गई है और साथ ही प्रधानमंत्री की विशेष नौकरी पैकेज पर भी सवाल उठ रहे हैं। कश्मीर में रह रहे सिखों और हिंदुओं का कहना है कि अगर ये नौकरियां मिलिटेंसी से प्रभावित लोगों के लिए हैं तो यहाँ कश्मीर में सभी समाज के वर्गों ने नुकसान उठाया है, और अगर ये इसलिए दी जा रही है ताकि माइग्रेंट पंडित वापस आ जाएं, तो पिछले 10 साल के दौरान 6000 नौकरियों के बाद भी 6 लोग भी वापस नहीं आए हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।